गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है द्रव्य की प्रकृति। द्रव्य की प्रकृति। तो देखो यहाँ पे मैंने एक शब्द लिखा है द्रव्य। आप इसको द्रव मत पढ़ लेना, ये दोनों अलग अलग पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग। जो शब्द हैं इन दोनों के अर्थ अलग अलग होंगे। द्रव्य को भौतिक अवस्था के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। किसके आधार पर? भौतिक अवस्था के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। और वो कौन कौन से होते हैं ये आपको पता है। ठोस, द्रव व गैस। तो ठोस, द्रव और गैस ये क्या होते हैं? ये आपने आपकी जो लास्ट क्लासेस थी 6, 7, 8, 9th 10th आप पढ़ते आ रहे हो, ठोस, द्रव और गैस। मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा आपको। यहाँ पर ठोस, द्रव और गैस के बारे में अपने कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, परंतु मैं आपको ये बात बताऊंगा कि अगर कोई भी ठोस पदार्थ होता है उसको गर्म करें तो वो द्रव में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? द्रव में। और अगर आपने उसको द्रव पदार्थ है उसको अगर अपने गर्म कर, जो द्रव पदार्थ है उसको अगर अपने गर्म करते हैं तो वो गैस में परिवर्तित हो जाता है। ये आपको पता है। अब आपको ये भी पता है कि जब ये तो गर्म करते हैं अपने, यहाँ पर भी गर्म लिख सकते हैं अपने, जब गैस को ठंडा करते हैं, क्या करते हैं? गैस को ठंडा करते हैं, किस में बदल जाता है? द्रव में। और द्रव को ठंडा करते हैं तो किस में बदल जाता है? ठोस में। क्लियर? अब ये आपको पता है। अब यहाँ पर कुछ अपने नए या ऐसे शब्द लिखने जा रहे हैं जिससे अपने को ये पता चलेगा कि जो ठोस को गर्म करें और द्रव पदार्थ में बदल जाए उस तापमान को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं गलनांक। क्या बोलते हैं? गलनांक। अब अगर मैं ये कहूँ गलनांक क्या होता है, आप क्या कहोगे कि ठोस पदार्थ किस में बदल जाए? द्रव में। वह ताप, कोई भी ठोस पदार्थ द्रव में बदल जाए वह ताप गलनांक कहलाता है। क्लियर? उसके बाद द्रव पदार्थ को गर्म करेंगे, गैस में बदल जाएगा और ये जो ताप है वो कहलाता है क्वथनांक। ये ध्यान रखना है आप लोगों ने। क्या कहलाता है? क्वथनांक। अब आपको ये भी पता है कि जब द्रव पदार्थ को ठंडा करते हैं और किस में बदल जाए? अगर ठोस में बदल जाए तो वो जो ताप है वो कहलाता है हिमांक। क्या कहलाता है? हिमांक। हिमांक शब्द हिम से बना है। द्रव को ठंडा करेंगे, मान लेते हैं पानी है। क्या है? पानी। पानी को ठंडा करेंगे और किस में बदल जाएगा? ठोस। ठोस मतलब बर्फ में बदल जाएगा। तो हिमांक ये जो शब्द है ना, ये लिया गया हिम से। कहाँ से लिया गया? हिम। और हिम का अर्थ होता है बर्फ। क्या अर्थ होता है? बर्फ। क्लियर? अब आपको ये पता है क्या कि गैस को ठंडा करते हैं और द्रव में बदल जाता है, उस घटना को क्या बोलते हैं? गैस को ठंडा करें और उस घटना को क्या बोलते हैं? घटना शब्द यूज किया मैंने, तापमान शब्द यूज नहीं किया। उस घटना को बोलते हैं संघनन। क्या बोलते हैं? संघनन। तो देखो यहाँ पे अपने पास कई सारी चीजें होंगी। गलनांक, क्वथनांक, हिमांक, संघनन। इन सब का आपको पता होना चाहिए। अब एक और है, देखो यहाँ तो द्रव को गर्म किया और गैस में बदल गया, उस तापमान को बोलते हैं क्वथनांक। अगर अपने पास द्रव पड़ा है और वो सीधा ही गैस में बदल जाए, जैसे एग्जाम्पल की अगर अपने बात करें, किसी बर्तन में अगर अपने पानी डाल के छोड़ देते हैं तो वो 1-2 दिन बाद जब अपने देखते हैं तो वो बर्तन है वो खाली हो जाता है। बर्तन क्या मिलता है अपने को? खाली। तो ये जो मतलब आप ये मानो कि कमरे के तापमान पर ही, कमरे का जितना तापमान है उसी तापमान पर अपने गर्म नहीं कर रहे, तो द्रव को अगर अपने बिना गर्म किए ही किस में बदल रहा है? वो गैस में बदल रहा है। इस घटना को बोलते हैं वाष्पीकरण। क्या बोलते हैं इस घटना को?
वाष्पीकरण। तो देखो यहाँ पे नए शब्द आ गए आप लोगों के लिए। गलनांक क्या होता है? ठोस को द्रव में बदलना। क्वथनांक क्या होता है? द्रव को गैस में बदलना। संघनन क्या होता है? गैस वापस किस में बदल जाए? द्रव में बदल जाए। और द्रव जो है वो किस में बदल जाए? ठंडा करने पर ठोस में बदल जाए, उसको बोलते हैं हिमांक। और द्रव अगर अपने आप ही कमरे के तापमान पर ही किस में बदल रहा है? गैस में बदल रहा है, इस घटना को बोलते हैं वाष्पीकरण। क्लियर? अब अपने देखते हैं द्रव्य का वर्गीकरण। तो देखो द्रव्य जो है ना, उसमें ठोस, द्रव और गैस तीनों प्रकार के अवस्थाएं होती है। परंतु अब इसको ये मत समझ लेना, मैंने पहले बता दिया कि द्रव्य द्रव नहीं होता। द्रव्य तो द्रव हो सकता है, पर जो द्रव है ना वो द्रव्य नहीं होता, ये ध्यान रखना। ठीक है कि ये तो इसके प्रकार हैं द्रव्य के, परंतु द्रव का प्रकार द्रव्य नहीं होता, ये ध्यान रखना। ठीक है, एक दूसरे से चीजें थोड़ी सी अलग हैं ये। अब देखते हैं अपने कि द्रव्य का वर्गीकरण। इस वर्गीकरण में कुछ बातें अपने पढ़ चुके हैं, कुछ नई मिलेंगी आपको। तो देखो वर्गीकरण में अपने क्या देखेंगे? द्रव्य का वर्गीकरण। द्रव्य का जो वर्गीकरण है उसमें अगर अपने द्रव्य का वर्गीकरण चेक करते हैं तो आपको एक छोटा सा एक चार्ट बनाना है। और वो चार्ट है कि द्रव्य को दो भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले कितने भागों में? दो भागों में। कौन कौन से भाग हैं? शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ या इसको मिश्रण भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मिश्रण। ठीक है, अब जो शुद्ध पदार्थ है इसको आगे फिर दो भागों में बांटा गया है। इसको दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग? तत्व और यौगिक। तत्व और यौगिक, ये जो तत्व होते हैं इनको तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा देखते हैं अपने भी? धातु, अधातु और उपधातु। उसके बाद जो अशुद्ध पदार्थ होता है उसको आगे दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग? या मिश्रण को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। अगर आप लोग बुक ले आए हो तो बुक के सेकंड या थर्ड पेज पर ये आपको मिल जाएगा। समझ यहाँ पे लो, पढ़े वहाँ से लेना और साथ में आपने इसके आपको खुद के नोट्स भी बना लेना। तो देखो शुद्ध पदार्थ क्या होता है, ये आपको पता है कि शुद्ध का मतलब होता है कि कोई भी जो पदार्थ है उसके अंदर अशुद्धि नहीं मिली हो या वो अकेला हो, उसको क्या बोलते हैं? शुद्ध पदार्थ। कितने भागों में बांटा गया है? तत्व और यौगिक में। तत्व क्या होते हैं? तत्व क्या होते हैं? एक ही प्रकार के, अगर मैं तत्वों की बात करूं तो क्या होते हैं? एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बनते हैं? एक ही प्रकार के परमाणुओं से। जैसे जो आपने आवर्त सारणी पढ़ी थी, अगर आपने याद कर ली बहुत अच्छी बात है। तो वो जो आवर्त सारणी के अंदर जितने भी आपने वो जो याद किए हैं वो सारे तत्व हैं। ठीक है, तो उनमें परमाणु तो बहुत होंगे, बहुत ज़्यादा, हजारों करोड़ों की संख्या में परमाणु होते हैं, परंतु उसका प्रकार एक ही रहता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, हाइड्रोजन है तो इसमें अगर हाइड्रोजन तत्व है तो इसमें सभी परमाणु हाइड्रोजन के होंगे। अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की तो इसमें सभी परमाणु ऑक्सीजन के होंगे। अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन की, इसमें सभी परमाणु किसके होंगे? नाइट्रोजन के। अगर मैं बात करूं फास्फोरस की, सारे के सारे परमाणु किसके होंगे? फास्फोरस के। सल्फर की बात करूं तो ये सारे क्या होते हैं? तत्व। अब तत्वों को आगे तीन भागों में बांटा गया, धातु, अधातु और उपधातु। तो इसमें मैं आपको अभी सिर्फ इतना बताऊंगा कि अगर आपके पास आवर्त सारणी
जैसे मान लेते हैं आवर्त सारणी का चार्ट पड़ा है, किसका चार्ट? आवर्त सारणी का चार्ट पड़ा है। तो आप यहाँ पे देखना कलर आवर्त सारणी होनी चाहिए, रंगीन आवर्त सारणी है अगर आपके पास, तो आप यहाँ पे देखना कि यहाँ पे ऐसे लाइन सी लगी होगी, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये पी ब्लॉक में होती है। कहाँ होती है? पी ब्लॉक वाले तत्वों में। इस लाइन से इधर जितने भी तत्व हैं वो सारे धातु हैं। क्या है? वो सारे सभी के सभी धातुएं। क्लियर? और इधर जो है वो अधातुएं हैं। और ये जो बीच के कुछ पदार्थ हैं इनको उपधातुएं बोला जाता है। धातुएं, अधातुएं और बीच के पदार्थ वो उपधातुएं। उपधातुओं का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो तत्व पाए जाते हैं उनमें कुछ गुण तो अधातुओं के होते हैं और कुछ गुण क्या होते हैं? धातुओं के। जैसे धातु कौन सी होती है? एग्जाम्पल बता देता हूँ। Fe, Ag, लोहा, चांदी, Au, सोना, कॉपर, ये सारी सोडियम, Hg, पारा, ये सारे इधर होते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं? धातुएं। और इधर जो मिलेंगे आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, कार्बन, है ना, और सिलिकन, ये सारे सिलिकन नहीं होता, सॉरी, कार्बन और नाइट्रोजन, ये सारे क्या होते हैं? अधातुएं। तो यहाँ बीच के जो तत्व मिलेंगे वो उपधातुएं होते हैं। इनका जो ज़्यादा डिटेल है वो अपने आगे एक चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अपने यौगिकों की। नेक्स्ट टॉपिक अपने बात करते हैं यौगिक की। तो देखो यौगिक क्या होता है? यौगिक होता है जब दो या दो से अधिक, क्या लिखूं मैं अगर दो या दो से अधिक अलग अलग तत्व मिले, तत्व मिलकर क्या करते हैं? किसका निर्माण करते हैं? यौगिकों का। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, सोडियम और अगर क्लोरीन मिल जाए क्या बन जाए? NaCl, क्या बन जाए? NaCl। तो ये क्या है? यौगिक। क्योंकि इसमें एक तो सोडियम का परमाणु है और दूसरा किसका है? Cl का। तो ये क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। जैसे अगर बात करूं H2O, तो इसमें दो तो हाइड्रोजन के परमाणु मिले हुए हैं और एक किसका मिला हुआ है? ऑक्सीजन का। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, ये HO लिख दिया कभी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जल का निर्माण होता है, तो ये जल नहीं है, ये जल नहीं है, ये ध्यान रखना। क्योंकि कोई भी जो तत्व मिलकर यौगिक का निर्माण बनाएंगे उनमें उनका एक निश्चित अनुपात होता है। सबसे खास बात ये है, एक तो ये बात होगी यौगिकों की, दो या दो से अधिक अलग अलग तत्वों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? यौगिकों का। और दूसरी बात है उनमें खास बात ये रहती है कि यौगिकों का जो अनुपात है ना वो निश्चित रहता है। अनुपात क्या रहता है? निश्चित। ये ध्यान रखना, ये खास बात है, सबसे बड़ी बात। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जल नहीं बनता। अगर 2 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन मिले तब जल का निर्माण होता है। क्लियर? यहाँ तक हो गया यौगिक। उसके बाद बात करते हैं अपने अशुद्ध या मिश्रण की, और इसमें बात करते हैं अपने समांगी और विषमांगी पदार्थों की। देखो ये जो समांगी और विषमांगी है ये आपके बहुत बार आएंगे, तो इनको आप अच्छे से समझ लो। समांगी और विषमांगी क्या होते हैं चेक करो, अभी बताता हूँ मैं आपको। देखो समांगी का जहाँ मतलब है ना वो है समान। समांगी का मतलब क्या है? समान। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे समान का मतलब, समान क्या? समान घटक। घटक क्या होते हैं? जिससे मिलकर किसी पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, ये मैंने पानी लिया, क्या लिया? पानी। इसमें मैंने चीनी मिक्स कर दी, क्या डाल दी? चीनी, और बिल्कुल अच्छी तरह उसको घोल दिया। अच्छी तरह उसको क्या कर दिया? घोल दिया। तो अब आप मुझे ये बताओ कि ये एक बहुत बड़ा बर्तन है, पानी और चीनी को क्या कर दिया?
मिक्स कर दिया। तो जब अपने इसके अंदर से क्या करते हैं, जैसे ऊपर से एक गिलास भरकर, यहाँ से एक गिलास भर के अपनों ने क्या कर लिया, ये जो भी विलियन बना है इसको चेक करेंगे। क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे। अब इसका जो टेस्ट आएगा ना, फिर क्या करेंगे, अपने इसको कुछ खाली कर लेंगे। मान लेते हैं इसका लेवल आ गया यहाँ तक, फिर अपने एक गिलास और भरेंगे, उसको चेक करेंगे। तो उसका जो टेस्ट है ना वो एक जैसा होता है। अब ये एक जैसा क्यों हुआ, इसका रीजन ये है क्योंकि ये जो पानी है ना, इसमें चीनी के कण हर जगह मौजूद हैं। चीनी के कण क्या है, हर जगह मौजूद हैं। ये जो विलयन कहलाता है वो कहलाता है समांगी विलयन या मिश्रण। ठीक है, विषमांगी का मतलब क्या होता है, विषमांगी का मतलब होता है विषमांगी मिश्रण। अच्छा, मिश्रण क्या होता है, पहले देखो मिश्रण, दो या दो से अधिक पदार्थों मिल जाएं तो किसका निर्माण होगा, या तो अशुद्ध पदार्थ हो जाएंगे वो, और या किसका निर्माण होगा, मिश्रण का। क्लियर। तो देखो, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर किसका निर्माण करते हैं, मिश्रण का निर्माण करते हैं। अब मिश्रण में विषमांगी मिश्रण कैसे होगा, जैसे एक एग्जाम्पल की बात करता हूँ। एक बर्तन है, इसमें चीनी पड़ी है, इसमें कुछ और पदार्थ पड़ा है, कंकड़ पड़े हैं, मिट्टी के जो भी हैं वो चीज़ें पड़ी हैं। ये सारी एक दूसरे के अंदर क्या होंगी, मिक्स नहीं होंगी। और अब यहाँ से जब अपने निकालेंगे, इसको अगर निकाल के चेक करते हैं तो कहीं से तो क्या होता है कि चीनी ज़्यादा होती है, कहीं पे कंकड़ ज़्यादा होते हैं, या और कुछ इसके अंदर अगर अपने कोई बीज वगैरह मिला दिए, है ना। तो जो चीज़ें आपस के अंदर मिक्स नहीं हो अच्छी तरह, जो चीज़ें आपस में एक दूसरे के अंदर अच्छी तरह मिक्स नहीं हो, उनको बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण क्या, कि घटक क्या होने चाहिए, समान, और विषमांगी मिश्रण में क्या, विषमांगी का मतलब है विष। ठीक है, विषम, विषम ये जो वर्ड है इसको अगर अपने इसका संधि विच्छेद करें तो इसका मतलब होता है विषम प्लस अंगी। इसका मतलब क्या हो गया, विषमांगी। विषम का मतलब है अलग अलग, अंगी का मतलब है घटक। कि जब इसमें अपने इसका कंपोजिशन चेक करें, घटक देखें तो वो घटक अपने को क्या हो, अलग अलग दिखाई देने चाहिए, और अलग अलग ही उनकी क्या होनी चाहिए, मात्रा होनी चाहिए। तो इस प्रकार के मिश्रण को क्या बोलते हैं, विषमांगी मिश्रण बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। आज अपने टॉपिक यहीं पे कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट क्लास में अपने नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे। थैंक यू।